जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में। तो देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 168 है वो बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर की। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 168 ये कहता है कि सभी स्टेट्स के पास एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो 2 हाउसेस और गवर्नर से मिलकर बना होगा। 2 हाउसेस का मतलब हो गया कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके अलावा गवर्नर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर। वहीं जो आर्टिकल 169 है, आर्टिकल 169 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट में जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको या तो बना सकती है या तो उसको एबॉलिश भी कर सकती है। लेकिन स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए या एबॉलिश करने के लिए उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन ज़रूरी है। और यहाँ परमिशन का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को अगर पास करती है कि हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो ही पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी। और पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए उसको सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना है। यानी कि अगर स्टेट चाह रहा है कि हमको अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो स्टेट को स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना पड़ेगा। वहीं जब पार्लियामेंट किसी स्टेट के लिए जब गठन करेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो उस बिल को वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी। और हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये अपर हाउस होता है, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। और इसी तरीके से हमें सेंटर में देखने को मिलता है, यानी कि जो लोकसभा है हम लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। तो जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस हो गया। लेकिन अपर हाउस है यहाँ ये मत समझिएगा कि ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो लोअर हाउस होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। तो अब बात करते हैं अपने बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो देखिए, जो हमारे बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका गठन 1912 को किया गया था, और 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। और 1919 में जब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके तहत क्या किया जाता है कि बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 1912 में बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाता है, और उस समय उसमें 43 मेंबर्स होते हैं। और बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पहली मीटिंग होती है वो 20 जनवरी 1913 को होती है पटना कॉलेज बांकीपुर में। और बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं चार्ल्स स्टुअर्ट बेली 1 अप्रैल 1912 को। और जो बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के अंडर में किया गया था, और इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को अमेंड किया गया था। यानी कि जो बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत किया गया, और इसको करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 को अमेंड किया गया था। और आपको पता है कि हमारा संविधान जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उस टाइम बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 72 मेंबर्स थे। और 1958 आते आते बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 96 मेंबर्स हो गए, और ये संख्या जो है ये इंक्रीज़ किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1957 को पास करके। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है, और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या है वो घट के हो जाती है 75। अगर बात करें अभी प्रेजेंट सिनारियो की, तो जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 27 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स हैं टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी से, 6 मेंबर्स हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से, 24 मेंबर्स हैं लोकल अथॉरिटीज़, और 12 जो है अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, यानी 12 जो है वो गवर्नर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिसॉल्व नहीं किया सकता। ठीक है, गवर्नर या कोई भी चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी डिसॉल्व नहीं कर सकता। और 1/3 यानी 1/3 जो उसके मेंबर्स हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर 5 साल का है, और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका टेन्योर 6 साल का होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्पीकर हैं वो है अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, ये अवधेश यहाँ गलत हो गया है, अवधेश नारायण सिंह नाम है। अब देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, जो 5/6 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और 1/6 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। अब देखते हैं क्या इलेक्शन प्रोसेस है इनका। तो देखिए, 1/3 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं अर्बन बॉडीज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स के द्वारा। 1/3 मेंबर्स जो हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा,
1/12 मेंबर्स जो हैं ये रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा, यानी स्टेट के ऐसे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स जिन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन 3 साल पहले ही पूरी कर ली हो, तो ऐसे लोगों के द्वारा जो है 1/12 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद 1/12 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। तो ऐसे टीचर्स जो कि सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में वो 3 साल से ज़्यादा पढ़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे लोग 1/12 मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। और लास्ट में 1/6 मेंबर्स जो होते हैं वो उनको जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की कि कैसे जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर उन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लोग जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं, तो अनसाउंड माइंड का मतलब हो गया कि मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो किसी कोर्ट ने उनको जो है अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे लोग भी नहीं बन सकते हैं। अगर किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि बैंक से जो है उस पर्सन ने लोन लिया था और वो लोन को जो है चुका नहीं पाया, या वो लोन को आगे चुका भी नहीं पाएगा, तो यानी कि वो पूरी तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ऐसे लोग जो कि इंसॉल्वेंट घोषित हो चुके हैं उनको भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। अगर भारत के नागरिक नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे, या इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो भी मेंबर नहीं बन सकते। और लास्टली अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास किया है और उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो भी वो मेंबर बनने के लायक नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर में आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन गिल्टी पाया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस में, ठीक है, या इलेक्शन ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे पर्सन को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है कि गिल्टी पाया गया यानी उसको उसका जो दोष है वो सिद्ध हो चुका है, ठीक है, उसने जो गलती की थी वो सिद्ध हो चुका है कि उसने ये क्राइम किया है, ठीक है, तो उसके बाद ये लागू होगा। अगर सुनवाई अभी चल रही है, सज़ा नहीं हुई है, तो ये चीज़ लागू नहीं होता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को जेल हो गई है 2 साल से अधिक, ठीक है, तो 2 साल से अधिक जेल हो जाएगी, तभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे एक छूट ये मिलती है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को प्रिवेंटिव लॉज के अंडर में डिटेन किया गया है, देखिए दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है, एक प्रिवेंटिव दूसरा है प्यूनिटिव। तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट कर लिया जा रहा है, मतलब कि सपोज करिए कोई पर्सन जो है क्राइम करने वाला है, कुछ घटना वो करने वाला है और पुलिस को पहले ही पता चल जाता है कि ये पर्सन ये क्राइम करने वाला है, तो पुलिस उसको पहले ही जाके अरेस्ट कर लेती है ताकि वो क्राइम ना कर पाए। तो क्राइम करने से उसको प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट किया गया है, तो वो हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव लॉस, ठीक है। और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि क्राइम करने के बाद, यानी किसी का मर्डर कर दिया कोई पर्सन, उसको क्राइम करने के बाद जो है, मर्डर करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है, तो वो होगा प्यूनिटिव डिटेंशन। तो अगर किसी पर्सन को प्यूनिटिव लॉस के अंडर में डिटेन किया गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो इलेक्टोरल एक्सपेंसेस हैं उसकी डिटेल्स टाइम लिमिट के अंडर में नहीं दे पाया, यानी चुनाव लड़ना है तो चुनाव में खड़े होते समय जो है पूरा अपना डिटेल देना पड़ता है, उसमें आपकी पूरा जो इनकम का सोर्स है वो भी देना पड़ता है, तो अगर वो सही एक टाइम लिमिट होती है उसकी, और उस टाइम लिमिट तक अगर वो पर्सन नहीं दे पाया अपनी सारी डिटेल्स, इनकम की जो सोर्स है वो नहीं दे पाता है, तो उस पर्सन को भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता वो पर्सन। इसके अलावा अगर वो पर्सन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क या सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता है या इन्वॉल्व है तो भी नहीं बन सकता। और ऐसी कंपनी जहाँ पे सरकार का 25% या 25% से ज़्यादा का शेयर हो, उस कंपनी में वो पर्सन अगर डायरेक्टर की पोस्ट पे है या कोई और पोस्ट पे है या उस कंपनी के साथ काम कर रहा है या कोई प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन को होल्ड किए हुए है, तो भी वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन सरकारी नौकरी से हटाया गया हो, करप्शन का चार्ज उस पर लगा हो, गवर्नमेंट को धोखा देने का चार्ज उस पर लगा हो, तो वो पर्सन नहीं बन सकता। और अगर कोई पर्सन जो है हेट्रेड फैलाने के लिए या घूस लेने के लिए पकड़ा गया हो तो उसको भी नहीं बनाया जा सकता। और अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी जैसे क्राइम, डाउरी या सती जैसे क्राइम को कंडक्ट किया हो या उसको प्रमोट करता हो, उसमें इन्वॉल्व हो, तो ऐसे पर्सन्स को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए बात करते हैं कि गवर्नर का डिसीजन क्या है डिस्क्वालिफिकेशन पे। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो फाइनल डिसीजन होता है वो गवर्नर के द्वारा लिया जाता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि गवर्नर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करना होगा, और ये चीज़ हमारे संविधान के आर्टिकल 192 में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 192 ये कहता है कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीजन देंगे कि हाँ ये इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं डिफेक्शन की। तो देखिए कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको डिफेक्शन की वजह से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डिफेक्शन का मतलब होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि कुछ नेता ऐसे होते थे जो पैसे के लिए पार्टी बदल देते थे,
यानी कि पहले तो मान लीजिए कि सपोज करिए कि वो भाजपा से खड़े हुए, चुनाव लड़े, जीत गए। जीतने के बाद वो क्या करते थे कि पार्टी चेंज करते थे और कांग्रेस को जाकर ज्वाइन कर लिए। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए आया दल बदल कानून, या इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके लिए हमारे संविधान में 52nd अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट किया गया 1985 में। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया, और इसी 10th शेड्यूल को हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ है और उससे वो चुनाव जीतता है, तो जीतने के बाद वो पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर मान लीजिए दो पार्टी आपस में गठबंधन कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। अगर दो पार्टी कोलैब कर रही है, दो पार्टी गठबंधन की सरकार बना रही है, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो काम नहीं करता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि एक पर्सन किसी पार्टी से खड़ा हुआ इलेक्शन और जीतने के बाद जो है दूसरी पार्टी पैसे की वजह से जाकर ज्वाइन करने लगा, तो वहाँ पर ये चीज़ काम करेगी। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में आता है, और 52nd अमेंडमेंट करके जो है हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया था। अब मान लीजिए किसी पर्सन को 10th शेड्यूल के अंडर में जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो यहाँ पर जो डिसीजन होगा डिस्क्वालीफाई करने का वो कौन लेगा? तो काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे। ठीक है, तो जो काउंसिल के चेयरमैन होंगे उनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे एक जजमेंट दिया गया और कहा गया कि जो भी डिसीजन होता है चेयरमैन का वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। अब बात करते हैं शपथ की, यानी ओथ की। तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं गवर्नर, और सभी पर्सन्स के लिए ये शपथ लेना, ओथ लेना जो है वो कंपलसरी है। और ओथ में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो जो है ट्रू फेथ रखेंगे अपने संविधान के प्रति, और इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करके रखेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को जो है फेथफुली परफॉर्म करेंगे, बिना किसी डर के भी या बिना किसी फेवर के परफॉर्म करेंगे। और कोई भी मेंबर जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या कोई भी वोट नहीं डाल सकता है हाउस में जब तक कि वो शपथ न ले ले। ठीक है, तो शपथ लेने के बाद ही जो मेंबर्स हैं वो अपना वोट दे सकते हैं या जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन ऐसे बैठ जाता है, बिना शपथ लिए ही वो हाउस में आके बैठ जाता है, तो उसके ऊपर जो है 500 रुपीज़ पर डे का जो फाइन है वो लगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमको वैकेंसी कैसे देखने को मिलती है, खाली सीटें कैसे देखने को मिलती हैं। तो पहला चीज़ तो हो गया ड्यूअल मेंबरशिप, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन दोनों हाउस में सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी वो सिलेक्टेड है और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, तो उसको एक जगह से छोड़ना पड़ेगा, या चाहे वो काउंसिल में छोड़ दे चाहे वो असेंबली में छोड़ दे, तो जहाँ भी छोड़ेगा वहाँ की उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, यानी कि किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो तो उसकी सीट भी वैकेंट हो जाती है। तीसरा तरीका है रेजिग्नेशन का, यानी किसी ने अपना रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन को दे दिया हो और चेयरमैन अगर उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसकी भी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। इसके अलावा एब्सेंस में भी हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है 6 दिन से लगातार एब्सेंट है और बिना किसी नोटिस के, बिना बताए जो है एब्सेंट है, तो उसकी भी सीट वैकेंट डिक्लेयर की जा सकती है। इसके अलावा और कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है उसका इलेक्शन ही कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी भी सीट खाली हो जाएगी, या अगर किसी मेंबर को हाउस से एक्सपेल कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो, और अगर कोई पर्सन जो है वो भारत का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बन जाए तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी, या वो पर्सन किसी स्टेट का गवर्नर बन जाता है तो गवर्नर इलेक्ट हो जाए तो उस समय भी जो है सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो मिलके जो है एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपस में ही मिलके मतलब उन्हीं लोगों में के बीच में से कोई बनता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और कोई भी पर्सन जब तक हाउस का मेंबर है तब तक वो चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बना रह सकता है। और जो चेयरमैन है अगर मान लीजिए उनको अपने ओहदे से रिज़ाइन करना है, अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना है, तो वो डिप्टी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। और जो डिप्टी चेयरमैन है अगर उनको रिज़ाइन करना है तो वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। जो हाउस के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है इनको मेजॉरिटी वोट से रिमूव किया सकता है, और लेकिन रिमूव करने से पहले इनको एक 14 दिन पहले से एक नोटिस देना पड़ेगा। तो अगर रिमूव करना है तो इनको एक नोटिस जो है 14 दिन पहले ही दे दिया जाएगा, उसके बाद इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वोट से रिमूव करेंगे। और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कम से कम 1 साल में 2 बार मिलेगी, और ये जो 2 मीटिंग है इनका ड्यूरेशन 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला सेशन अगर जनवरी में हुआ तो 6 महीने बीतने से पहले ही दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस किया सकता है, चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो।
ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनरी बिल्स को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब जैसे मानिए कि कोई भी बिल था वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया, पास होने के बाद पहुंचा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उसको पास कर सकती है या तो उसको रोक सकती है। ठीक है, और अगर 3 महीने के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पास नहीं किया तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोबारा से उस बिल को पास करेगी। उसके बाद फिर से वो बिल जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में और अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ 1 महीने का टाइम होगा। अगर 1 महीने के टाइम के अंदर वो बिल पास नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक वो बिल जो है उसको पास मान लिया जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ऑर्डिनरी बिल को केवल 4 महीने तक के लिए डिले कर सकती है। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को काउंसिल ऑफ डिलेज भी बोलते हैं। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल के कंडीशन में। लेकिन जब बात मनी बिल की आती है तो मनी बिल के कंडीशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल मनी बिल को 14 दिन के लिए डिले कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर उस मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल पास नहीं करती है तो उस बिल को पास माना जाएगा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी अपॉइंट किया सकता है। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पोस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि असेंबली और जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस क्या हैं। तो देखिए, जो इनकी सैलरी और अलाउंसेस हैं ये स्टेट की लेजिस्लेचर के द्वारा जो है टाइम टू टाइम डिटरमाइन किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। और इनकी सैलरी और अलाउंस कहाँ से पेड किए जाते हैं, तो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जो है इनको सैलरी और अलाउंसेस पे किए जाते हैं। और दोनों हाउसेस के अपने अपने सेक्रेटरीट होते हैं। यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है अलग सेक्रेटरीट होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का अलग होगा। और जो ये सेक्रेटरीट है ये इंडिपेंडेंटली जो है मतलब बिना स्टेट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ये परफॉर्म करते हैं। और मेंबर्स की कन्वीनियंस के लिए यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी है। और ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे देश की सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी है। अब बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब हो गया कि विपक्ष दल का जो सबसे बड़ा लीडर होता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर मानी जाती है। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि जो विपक्ष की पार्टी है तो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी पार्टी के लीडर को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस पार्टी के पास कम से कम 1/10 ऑफ द सीट होना चाहिए। मतलब कि हाउस में जितनी भी सीटें हैं उसका 1/10 सीट जो है विपक्ष की पार्टी के पास होना चाहिए, तभी जो उस पार्टी के लीडर होंगे उनको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। और अभी फिलहाल में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो राबड़ी देवी हैं। अब बात करते हैं कुछ कमिटीज़ की। तो देखिए, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 174 क्लॉज 2 है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज़ की बात करता है। और इस संबंध में 3 मेन फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कॉरपोरेशन कमेटी। तो देखिए, हाउसेज में जो भी एस्टीमेट रखे जाते हैं उस एस्टीमेट को रिव्यू करने का काम है एस्टीमेट कमेटी का। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, जैसे कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट क्या करती है, ये रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और उसके संबंध में अपनी एक रिपोर्ट बना के ये लेजिस्लेचर में पेश करते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड होते हैं, वो नॉर्मली अपोजिशन पार्टी से होते हैं। और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। यानी कि जो मंत्रिमंडल का हिस्सा है ऐसे मिनिस्टर्स वो इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। और यूपी ऐसा पहला स्टेट था जिसने ये ट्रेडिशन जो है स्टार्ट किया था। और इस कमेटी के मेंबर्स को 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कॉरपोरेशन कमेटी। तो ये कमेटी जो है वो पब्लिक अंडरटेकिंग के फंक्शंस को देखती है। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब हो गया कि ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं जिसमें सरकार का 51% या इससे अधिक का शेयर हो। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ऊपर का शेयर होगा उसको हम बोलेंगे पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा और कुछ कमिटीज़ हैं जैसे कि एश्योरेंस कमेटी है और प्रिविलेज कमेटी है। तो एश्योरेंस कमेटी का काम यह है कि सपोज करिए कि किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई भी एश्योरेंस जो है हाउस में दिया गया तो उसी को एग्जामिन करने का काम है एश्योरेंस कमेटी का। वहीं जो प्रिविलेज कमेटी है ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को रिव्यू करती है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हाउस के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसको डिसओबे करना, उसका पालन न करना, और जो हाउस के मेंबर्स हैं या जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको इंसल्ट करना, ये भी आएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में। और मान लीजिए कोई ऐसा ड्राफ्ट जो है तैयार किया जा रहा था और उस ड्राफ्ट को जो है किसी ने लीक कर दिया और जो हाउस के मेंबर्स हैं या जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको थ्रेट देना, जान से मारने की धमकी वगैरह देना, ये सभी चीज़ें ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आती हैं।
तो जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से संबंधित जो मैटर्स होते हैं उनमें देखती है, और इस कमेटी के पास जो है सेमी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। आइए अब समझते हैं कि असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि पहले बात करेंगे हम मनी बिल के बारे में। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास मनी बिल के संबंध में जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड किस लिए है कि अगर मनी बिल एक बार लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो गया तो किसी न किसी तरीके से अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन से ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकते। अगर 14 दिन से ज़्यादा डिले करते हैं तो उसको पास मान लिया जाएगा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को अमेंड कर सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके या रिजेक्ट कर सके। वहीं अगर बात करें हम ऑर्डिनरी बिल की, तो ऑर्डिनरी बिल के कंडीशन में यह है कि ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो काउंसिल हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो असेंबली का होगा। जो काउंसिल है वो कुछ टाइम तक के लिए, यानी कि बहुत कर सकता है तो पहले बार में 3 महीना करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा जब असेंबली पास करेगी तो फिर 1 महीना और करेगा, डिले कर सकता है। तो मतलब टोटल 4 महीने तक वो डिले कर सकता है, उससे ज़्यादा डिले नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करती है, ठीक है, काउंसिल के द्वारा कोई पास किया गया बिल, उसके बाद वो असेंबली में जाएगा अप्रूवल के लिए, और अगर असेंबली रिजेक्ट कर देती है तो फिर उस बिल को ख़त्म मान लिया जाएगा। तो जो काउंसिल के पास जो पावर है बिल के मामले में वो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं बजट की, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आपको आर्टिकल 112 में मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी को हम बजट बोलते हैं। तो जो बजट है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस हो सकता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो उनके पास ये राइट नहीं है कि वो इस पे जो है अपनी वोट दे सकें, अपना वोट जो है इस पे दे सकें, उनके पास ये अधिकार नहीं है। बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जिसको हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। ये पावर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। इसीलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनकी जवाबदेही किसके प्रति है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जवाबदेह होंगे। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये अकाउंटेबल हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले स्पीकर को हमको रिटन नोटिस देना पड़ेगा कि हमको जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करना है, और उसके लिए कम से कम 1/5 यानी कि जो असेंबली का स्ट्रेंथ है उसका 1/5 मेंबर हमारे पास होना चाहिए, तभी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है हाउस में लेके आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको 1/5 मेंबर्स मिल गए तो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो डिसाइड करने का काम है स्पीकर का। जो भी स्पीकर होंगे हाउस के वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पास किया जाएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए पास किया जाता है तो जो भी पार्टी होगी उस पार्टी को अपनी मेजॉरिटी हाउस में प्रूव करनी होगी। अगर वो अपने उस हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनकी सरकार जो है वो गिर जाएगी। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली पे। क्योंकि मान लीजिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करवा सकती है। एक बिल पास करेगी, फिर ये बिल कहाँ पे जाएगा, तो ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट अगर पास हो गया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एबॉलिश की जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें क्या कंपैरिजन है। तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो बहुत ही लिमिटेड है, वहीं राज्यसभा के पास सफिशिएंट पावर है। यानी कि जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर कुछ पास किया, कोई बिल पास किया, तो सीधी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बहुत आराम से रिजेक्ट कर सकती है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल वोट नहीं कर सकती। और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वहीं जो चेयरमैन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो उन्हीं के मेंबर्स के बीच में से सेलेक्ट किए जाते हैं। और जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और सेंटर के अननेसेसरी इंटरफेरेंस से जो है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब राज्यसभा फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिर्फ एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है। उसके बाद देखिए, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से जो है वो मेंबर्स चुन के आए हुए हैं। जैसे कि कुछ जो है ग्रेजुएट्स हैं, कुछ जो है टीचर्स हैं, कुछ जो है नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। वहीं जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं और 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं।
और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपको पता है कि उसके मेंबर्स डायरेक्ट चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। तो ऐसे मेंबर्स मिल के वो क्या कर रहे हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं। इसीलिए अगर हम कंपेयर करेंगे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। अब हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको उसी तरीके से समझिए जैसे ब्रिटिश का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, क्योंकि जो वहाँ का हाउस ऑफ कॉमन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कंपेयर करें तो। क्योंकि ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो भी सिर्फ एक तरह से डिलेइंग चैम्बर की तरह काम करता है, वो भी सिर्फ डिले ही करता है। जैसे हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 4 महीने तक डिले कर सकती है। तो उसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो काफ़ी वीक है अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपेयर में उसको देखेंगे तो। और जो काउंसिल है वो पावरलेस है और उसका कोई खास उतना रोल नहीं है। तो जो लोग हैं उसको इसी चीज़ से जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे कुछ इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि जो काउंसिल है वो फॉल्टीज लॉज को रिव्यू भी करने का काम करता है। और इसमें जो 1/6 मेंबर्स हैं काउंसिल के वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। यानी कि इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के जो ग्रुप्स के लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना जो योगदान है, अपनी जो नॉलेज है वो इसमें वो देंगे। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे संविधान में आर्टिकल 170 में डिस्क्राइब किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। और ये एक टेम्प्रेरी हाउस होता है और इसी को हम लोअर हाउस बोलते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 500 होती है और मिनिमम 60 होती है। यानी 500 से अधिक नहीं हो सकता और 60 से कम नहीं हो सकता। जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे 243 सीट्स हैं। देखिए, जो पहली मीटिंग है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये 7 फरवरी 1921 को हुई थी और 2021 में इसी का लगभग 100 ईयर्स जो है वो पूरे हुए थे। 243 सीट्स में से 38 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं स्केड्यूल कास्ट के लिए, 2 रिजर्व्ड हैं स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए और 2021 से पहले 1 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए भी रिजर्व थी। लेकिन हमारे संविधान में 104th अमेंडमेंट किया गया 2021 में और इसके तहत क्या किया गया कि ये जो 1 सीट था रिजर्व एंग्लो इंडियन के लिए, इसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि एससी के लिए सीट रिजर्व हो सकती है, एसटी के लिए हो सकती है, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए अब नहीं होगी। और जो टर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल का होता है, लेकिन ये पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। अगर मान लीजिए कि जो पार्टी है वो हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो गवर्नर चाहे तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो स्पीकर हैं बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के वो हैं नंद किशोर यादव। और असेंबली के जो मेंबर्स हैं ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और असेंबली के पास ये पावर होती है कि इसको कैसे फंक्शन करना है, इसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये खुद अपना जो है नियम बना सकती हैं। और असेंबली के जो भी मैटर्स होते हैं वो मेजॉरिटी वोट से डिसाइड होते हैं। और हाउस को चलाने के लिए जो मिनिमम नंबर चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब होता है कि हाउस में जितने भी मेंबर्स हैं उसके 1/10, ठीक है, 1/10 जितने मेंबर्स हैं उसके 1/10 मेंबर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हाउस चलेगा। अगर 1/10 से कम है तो हाउस नहीं चलेगा। तो यहाँ पर स्पीकर को इंक्लूड करने के बाद 1/10 मेंबर होने चाहिए। बात करें जो असेंबली है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो असेंबली का काम है लॉज बनाना और उसको जो है एग्जीक्यूटिव के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं ये हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट में कंडक्ट किया जाता है। और अगर हाउस में कोई भी बिल अगर ले आना है तो बिना परमिशन के हाउस में बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। और जब भी कोई भी बिल हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर जो है डिबेट होती हैं, चर्चाएँ होती हैं और उसके बाद जो है उस पर वोटिंग होती है। और वोटिंग के बाद जब वो पास हो जाता है तो वो एक सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाता है फर्दर कंसिडरेशन के लिए। और उस बिल को पास तब माना जाएगा जब दोनों हाउस के द्वारा उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जो असेंबली होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है काउंसिल से, उसी तरीके से जैसे लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से। अब बात करें असेंबली के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की, तो सेम जैसे जो काउंसिल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन थी सेम क्वालिफिकेशन यही है। डिस्क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो सेम जैसे जो काउंसिल के मेंबर्स को जैसे डिस्क्वालीफाई किया सकता है सेम उसी तरीके से असेंबली के मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई किया सकता है। अब देखिए, जो भी असेंबली होती है या जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जो है उसको वहाँ के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, या चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन आप उसको बोल सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको एक बार जो है ज़रूर से देख लीजिएगा। वैसे दोनों चीज़ें सेम ही हैं, जैसे असेंबली के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या सेलेक्ट किया जाता है, सेम तरीके से जो है काउंसिल के मेंबर्स को भी डिस्क्वालीफाई या सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।